इक्विलिब्रियम चैप्टर के बच्चों आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, जो पहले हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। यदि सपोज हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of the reactants, or apply the constant of proportionality, rate is equal to K into A into B, where K is the rate constant or velocity constant. Suppose यहां पर तो हमारे पास इस रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट का 1 मोल था। अब सपोज हमारे पास यहां पर एक रिएक्शन है जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू K इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू द पावर equal to their stoichiometric coefficient given in a balanced chemical equation। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई करेंगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन पर। अप्लाई दिस ऑन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट द रिवर्सिबल रिएक्शन इज A plus B, it gives C and D। यहां पर हमने शुरुआत में हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 1 मोल लिया है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? यहां पर A and B gives C and D, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? This is equal to K into product of molar concentration of the reactants। यहां पर हम K को KF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F stand for rate constant for the forward reaction। अब बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है? C and D gives A and B, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D हमारे क्या बन गए? रिएक्टेंट बन गए। सो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नाउ इट बिकम्स KB इंटू C इंटू D, वेयर B स्टैंड फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एट एनी टाइम लेट दिस इज इन इक्विलिब्रियम। A, B, C और D के किसी एक स्टेज पर इक्विलिब्रियम पर हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पर किसी भी रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। तो अब यहां पर ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को हम यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी KF इंटू A इंटू B विच इज इक्वल टू KB इंटू C इंटू D। अब जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनको आप एक साइड में ले जाइए। नाउ द रिएक्शन बिकम्स KF अपॉन KB, दिस इज इक्वल टू CD, C and D अपॉन A and B।
क्योंकि ये दोनों रेट कांस्टेंट्स हैं तो इसलिए इनकी जो रेशो है दिस गिव्स एन अनदर कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमें क्या देगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा। सो के क्या हुआ फिर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ अप्लाई दिस इक्वेशन ऑन ए फर्दर जनरल इक्वेशन, जहां पर जो मोल्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो इक्वल यानी 1-1 नहीं होंगे। लेट द रिएक्शन इज AA प्लस B, दिस गिव्स X एंड Y, यानी A टाइप का जो रिएक्टेंट है उसके मोल A है नंबर्स में, B टाइप के रिएक्टेंट है उसके मोल्स B हैं इन नंबर्स। सो दैट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अब वो फिर क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स X with raised to the power equal to their stoichiometric coefficient and Y with raised to the power equal to their stoichiometric coefficient and divided by the product of molar concentration of the reactants with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. So from here we can easily state the law of chemical equilibrium. So law of chemical equilibrium के accordingly it states that the ratio of product of molar concentration of products with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient and the product of molar concentration of reactants with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient is equal to a constant and which is called as the equilibrium constant। यदि सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी हुई हो then this equilibrium constant can be written as Kc or it can be represented by the molar concentration of X with raised to the power X into molar concentration of Y with raised to the power Y upon molar concentration of A with raised to the power A into molar concentration of B with raised to the power B। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मासेस भी कहते हैं। एक्टिव मासेस यानी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। बट व्हाट हैपन इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस फेज, यानी सभी के सभी गैसेस हो, इन दैट केस जो कंसंट्रेशन है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज मोल पर लीटर। उस केस में फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन दैट केस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन की बजाय हम वहां पर क्या लिखेंगे? Kp लिखेंगे, यानी P स्टैंड फॉर द पार्शियल प्रेशर। कब? जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके गैसियस फेज में होंगे।
In that case, the equilibrium constant now becomes partial pressure of x with raised to the power equal to the stoichiometry coefficient into partial pressure of y with raised to the power equal to the stoichiometry coefficient, partial pressure of A and partial pressure of B. This gives the Kp. Now, what is the relationship between Kp and Kc? अब हम ये देखते हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. हमें पता है जो Kp होता है, P यदि कि ये जगह हमें रिएक्शन दी हुई है तो Kp क्या होगा? Kp इज इक्वल टू Px पावर x इंटू Py पावर y अपॉन Pa पावर a इंटू Pb पावर b. सपोज जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं सभी आइडियल गैसेस हैं. यदि सभी गैसेस आइडियल हैं तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन होती है और P इज इक्वल टू N बाई VRT हो गया. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द मिक्सचर, यानी N बाई V हमें क्या देगा? दिस विल गिव द कंसंट्रेशन दैट इज CRT. Now apply this equation to each reactant and product. So PA now becomes equal to CART. PB now it becomes CBRT. PX becomes CXRT and PY becomes CYRT. Now put all these value in equation number 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. सो Kp फिर क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू Px की जगह पर हमने क्या रखना है? CXRT रखना है रेज टू द पावर x इंटू Py की जगह पर क्या रखना है? CYRT रखना है रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय PA की जगह पर हमने क्या रखना है? CART पावर A इंटू PB की जगह पर क्या रखना है? CBRT रेज टू द पावर B. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ Kp इज इक्वल टू CX पावर X इंटू RT पावर X इंटू CY पावर Y RT पावर Y डिवाइडेड बाई CA पावर A इंटू RT पावर A इंटू CB पावर B एंड RT पावर B. अब यहां पर देख लेते हैं, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो इसको लिखेंगे हम CXX इंटू CYY एंड RT पावर X प्लस Y डिवाइडेड बाई CAA एंड CB पावर B RT पावर A प्लस B. अब ये जो वैल्यू है, ये वाली, दिस इज इक्वल टू KC. ये वैल्यू KC के इक्वल होती है तो फिर Kp क्या हो जाएगा? KC इंटू यहां पर बेस सेम है सो RT पावर X प्लस Y माइनस A प्लस B और Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा N, वेयर डेल्टा N क्या है? डेल्टा N इज the number of gaseous product, the number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. और R क्या है? R is the gas constant
जिसकी वैल्यू हमें पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। यदि आप प्रेशर को बार में रखते हैं तो ये फिर वैल्यू हो जाएगी 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के रिलेशनशिप पर बेस्ड एक एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टेटमेंट है फॉर द इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमें दी हुई है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc इज गिवन at 1069 Kelvin. Calculate the Kp at this temperature. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिलेशनशिप। हम जानते हैं Kp is equal to Kc into RT power delta n, where R is the gas constant जिसकी वैल्यू होती है 0.0831 लीटर बार per Kelvin per mole, where delta n is the number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है ये, तो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, कितने मोल्स हैं? NO नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल हैं और क्लोरीन का 1 मोल है, तो गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स हो गए 2 + 1 माइनस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ये कितने हैं 2, तो वैल्यू आ गई 1। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 1069 केल्विन। यहां पर क्योंकि R हमारा केल्विन में है तो इसलिए टेम्परेचर भी केल्विन में ही होना चाहिए। अब ये सभी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। Kc हमें दिया हुआ है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R हमें पता है 0.0831 इंटू T is 1069 पावर डेल्टा n। डेल्टा n हमारा कितना आया है 1 आया है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 इंटू 0.0831 इंटू 1069 इंटू 10⁻⁻6। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू तो ये आती है 333.13 इंटू 10⁻⁻6 और सिंप्लीफाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दें तो 3.33 इंटू 10⁻⁻4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने के लिए वही जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। A एंड B रिएक्टेंट्स जिनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में है A एंड B, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट X जिसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है X और दूसरा प्रोडक्ट है Y जिसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है Y। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम Kc इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स with the each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentration of reactant with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। और यदि यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो यानी सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हो तब मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल प्रेशर की टर्म में। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ x रेज टू द पावर x, पार्शियल प्रेशर ऑफ y रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज टू द पावर a एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज b। नाउ यहां पर यदि हम Kc के पहले यूनिट्स की बात करें, ये x
रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन मोल पर लीटर रेज टू द पावर एक्स इंटू ये भी क्या है, प्रोडक्ट वाई है जिसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में दी हुई है, डिवाइडेड बाय यहां पर रिएक्टेंट ए है जिसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में है और इस रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, पावर बी। अब यहां पर बेस सेम है सभी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, और इट कैन बी रिटन एज मोल पर लीटर पावर डेल्टा n, where delta n is the number of moles of the gaseous product minus number of moles of the gaseous reactant। तो ये यूनिट किसके हो गए, Kc के यूनिट्स हो गए। इसी तरीके से यदि हम Kp के यूनिट्स की बात करें, पार्शियल प्रेशर होता है या तो एटमॉस्फेयर में या बार में। तो पहले एटमॉस्फेयर से कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स एटमॉस्फेयर में है रेज टू द पावर एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई एटमॉस्फेयर में रेज टू द पावर वाई अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एटमॉस्फेयर में है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये भी एटमॉस्फेयर में है। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे एटमॉस्फेयर पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी एंड दिस गिव्स एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा एन। यदि प्रेशर बार में है तो फिर ये यूनिट्स हो जाएंगे बार पावर डेल्टा एन। सो ये यूनिट्स हो गए Kp के। लेकिन यदि रिएक्शन में हमारे पास कोई भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है, यदि कोई भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है, सपोज हम Kc की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एन 0 हो जाएगा इफ नो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है, या नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। दोनों के जो मोल्स हैं, दोनों के मोल्स यदि इक्वल हैं गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के, तब भी डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड इन दैट केस द Kc और Kp डज नॉट हैव एनी यूनिट। उस समय Kp या Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज definite value for a particular reaction at a particular temperature। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेट होती है। यानी सेम रिएक्शन के लिए यदि हम टेम्परेचर बदल दें तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेकेंड, if the reaction is reversed, if the reaction is reversed, then equilibrium constant for new reaction is inversed।
नई रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हाइड्रोलिसिस की बात करें इथाइल एसीटेट के, ये इथाइल एसीटेट है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस पे हमें मिल रहा है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ए वेल नोन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यदि इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी यदि रिएक्शन हमारे पास है ये, इट गिव्स एस्टर एंड वाटर, देन इसके लिए जो K डैश हम लिखेंगे वो क्या होगा, एस्टर एंड वाटर की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो वैल्यू है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये वैल्यू इस वैल्यू का रिवर्स है, इनवर्स रूप में लिखी हुई है, यानी दिस इज इक्वल टू 1/k। इसलिए कहा गया है कि जब रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है नई रिएक्शन के लिए, दैट गेट्स इनवर्स्ड, वो इनवर्स हो जाता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इफ द रिएक्शन इज divided by 2, then the equilibrium constant for the new reaction will be square root of the k। यदि पहली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तो नई रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ द k हो जाएगा। सपोज यदि हम रिएक्शन बात करें हैबर प्रोसेस की, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इसके लिए जो k की वैल्यू है वो आएगी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को यदि हम 2 से डिवाइड करें तब ये रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2H2, इट गिव्स अमोनिया। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय K डैश, और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। ये जो K डैश की वैल्यू है वो इसके स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी यदि इसका हम सारे का स्क्वायर रूट कर दें तो हमें यही वैल्यू मिलती है। दिस मीन्स K डैश इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द K। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, if the reaction having equilibrium constant K is written in two steps, then जो स्टेप्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यानी K1 एंड K2, उसका जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा। सपोज हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस O2, इट गिव्स 2NO2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस्ड हो गई। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K इज इक्वल टू NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म
raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. Let this equation occur in two steps. First step is N2 plus O2, it gives 2NO, and in the second step this NO reacts again with the oxygen to give 2NO2. So for this first step, K1 is equal to NO square divided by N2 and O2, and for the second step, K2 is equal to NO2 square divided by NO square into O2. Now multiply K1 and K2. K1 and K2 equal to NO square upon N2 into O2 multiply by NO2 square divided by NO square and O2. ये कैंसिल आउट हो गया, और इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, सारी K के इक्वल आती है, यानी K1 इंटू K2 इक्वल टू द K. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है when the reaction is multiply by 2, then the equilibrium constant for the new reaction will become square of the K. तब जो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा. एंड लास्ट है द वैल्यू ऑफ equilibrium constant does not change by the addition of catalyst. यानी कैटलिस्ट के ऐड करने से किसी एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती है. अब यदि हम इन सभी को सम अप करें, कैसे? When reaction is, suppose number 1 reversed, then जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा that will be inversed. सेकेंड, यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, then the equilibrium constant will be the square root of the K. If it is multiplied by 2, then the equilibrium constant for the new reaction will be square of the K. And fourth point है, यदि रिएक्शन को हम 2 स्टेप में डिवाइडेड करें, डिवाइडेड इन 2 स्टेप्स, देन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा दोनों स्टेप्स का, दैट विल बी इक्वल टू द K. इस तरीके से हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सम अप कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने अभी पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेफिनेट होती है. यानी यदि हम टेम्परेचर बदल दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. आइए देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है. हमें पता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of reaction increases. और ये रिएक्शन के रेट में जो इंक्रीज है, दिस विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है रेट. अब
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट अलग है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट अलग है, बिकॉज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन are different, therefore इनके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा that is kf और kb they also be different. इनकी kf और kb की वैल्यू भी क्या होगी, रेट कांस्टेंट की वो अलग अलग होगी। यानी जब आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ और होगी, जब आप कोई और टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ और हो जाएगी। हमें पता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है kf अपॉन kb। जब टेम्परेचर बदलने पर इनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू भी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए kf की वैल्यू इंक्रीजेस मोर देन kb। kf की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करती है kb से, kf ज्यादा इंक्रीज करता है kb से, दैट इज वाई सो the value of equilibrium constant increases। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए Kb increases more than Kf। Kb की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करती है, यानी Kb की ज्यादा इंक्रीज करती है Kf से। जब Kb ज्यादा इंक्रीज करेगी तो K की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, द वैल्यू ऑफ K डिक्रीजेस। तो इस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है।